हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में फैमिली प्लानिंग और गर्भ निरोधन के बारे में देखा था, ठीक। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह कौन कौन से मेथड हैं जिसके प्रयोग द्वारा प्रेगनेंसी की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, ठीक, या फिर नहीं होती हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या चिकित्सकीय सगर्भता समापन। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं। प्रेगनेंसी पूर्ण होने से पहले ही गर्भ समापन की प्रक्रिया को एमटीपी या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या चिकित्सकीय सगर्भता समापन, ठीक। गर्भकाल या प्रेगनेंसी पूर्ण होने से पहले स्वतः गर्भ समापन होने की प्रक्रिया को एमटीपी कहते हैं, ठीक। क्योंकि इसके लिए कुछ दवाओं का प्रयोग डॉक्टर्स के देख रेख में करते हैं। पूरे संसार में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग जो है चिकित्सकीय सगर्भता समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाते हैं। जनसंख्या के नियंत्रण के लिए एमटीपी एक महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु एमटीपी का प्रयोग जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए नहीं किया जाता है। और भारतवर्ष में एमटीपी का संबंध भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक आधार पर भी है। इसलिए इस विधि को कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर बहस है। फिर भी भारत सरकार ने इसका दुरुपयोग रोकने के लिए 1971 ईस्वी में कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। फिर भी अनेक लोग एमटीपी विधि से मेल एम्ब्रियो का समापन करवाते हैं या फिर एबॉर्शन करवाते हैं। एमटीपी का प्रयोग जो है अनचाहा गर्भ या फिर जो है असुरक्षित यौन संबंध से गर्भ अथवा रेप केस में या फिर रेपिस्ट के द्वारा या फिर बलात्कार के द्वारा गर्भ में पलने वाले शिशु में होने वाले रोग आदि की दशाओं में एमटीपी का प्रयोग किया जाता है। ओके, अन्यथा एमटीपी का प्रयोग जो है भारत सरकार द्वारा रोक दिया गया है कि मतलब इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। और इस प्रक्रिया में सगर्भता या प्रेगनेंसी के 12 सप्ताह के अंदर ही एमटीपी का प्रयोग सुरक्षित रूप से हो पाता है। ओके, उसके बाद अब अगली हेडिंग आती है इम्यूनोसेंटेसिस, ठीक। इम्यूनोसेंटेसिस में क्या होता है? यह जन्म से पूर्व भ्रूण में होने वाले रोग लक्षणों के बारे में अध्ययन करने का एक तकनीक है, ठीक। कौन? इम्यूनोसेंटेसिस जो है यह जन्म से पहले भ्रूण अवस्था में ही भ्रूण में होने वाली रोग एवं लक्षणों के अध्ययन का एक तकनीक है, ठीक। इम्यूनोसेंटेसिस के द्वारा गर्भधारण करने के प्रारंभिक अवस्था में गर्भधारण करने वाली माता के गर्भ में इम्ब्रियो के चारों ओर द्रव से भरी एक कैविटी होती है जिसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, ठीक। और उस एमनियोटिक कैविटी से इंजेक्शन या फिर सुई के माध्यम से उस थोड़ा सा एमनियोटिक द्रव निकाल लिया जाता है, बिना एम्ब्रियो को क्षति पहुंचाए या फिर बिना एम्ब्रियो को नुकसान पहुंचाए, ठीक। बिना एम्ब्रियो को नुकसान पहुंचाए उस एमनियोटिक द्रव से थोड़ा सा द्रव निकाल लिया जाता है और उसे कल्चर माध्यम से उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक। उसके अध्ययन से यह पता चलता है कि बच्चे में कोई रोग तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब एम्ब्रियो में कोई रोग तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, और रोग उत्पन्न भी हो रहा है तो वह रोग कैसा है, जन्मजात है या फिर जो है ठीक होने वाला रोग है। अगर जन्मजात रोग होता है तो उसे एमटीपी के माध्यम से यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के माध्यम से उसे समाप्त कर दिया जाता है, मतलब गर्भपात करा दिया जाता है। ओके, मतलब भ्रूण की ही अवस्था में ही उस एम्ब्रियो या भ्रूण का टेस्ट कर लिया जाता है कि इस एम्ब्रियो में
कोई विषाक्तता या फिर जो है कोई गड़बड़ी तो नहीं है, मतलब इस एम्ब्रियो में कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, और बीमारी हो भी रही है तो कैसी बीमारी है, जन्मजात है या फिर वह बाद में ठीक हो सकती है। यदि एम्ब्रियो में कोई भी बीमारी जन्मजात बीमारी हो रही है तो उस समय जो है उसका एमटीपी करा दिया जाता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी उसे समाप्त कर उस एम्ब्रियो को समाप्त कर दिया जाता है, या फिर जो है चिकित्सकीय संगर्भता समापन के द्वारा हटा दिया जाता है। क्योंकि हटाएंगे नहीं तो एम्ब्रियो में जो है जन्मजात डिजीज़ होगा, जन्मजात बीमारी होगी, जो कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, मतलब वो ठीक नहीं हो सकता। इससे बढ़िया है कि वो जन्म ले उससे पहले ही उसे एबॉर्शन द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद अब आते हैं अगली हेडिंग पर। उसके बाद फिर अगली हेडिंग है इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में इसे ARI कहते हैं। ठीक, तो अब अगली हेडिंग है मनुष्यों में बांझपन, या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन। ठीक, मानव समाज में 2 से 10% तक ऐसे मैरिड कपल्स होते हैं जो संतान उत्पन्न करने में असफल होते हैं, और इनकी इस अक्षमता को इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं। ठीक, इनफर्टिलिटी जो होती है वह 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि मैरिड कपल्स में से फीमेल्स कपल्स जो होती हैं वह लगभग 1 साल तक प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। ठीक, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि फीमेल्स कपल्स जो होती है वह प्रेग्नेंट तो होती है, लेकिन उनका गर्भकाल या प्रेगनेंसी पूरा नहीं हो पाता, उसके पहले ही उनका गर्भपात या फिर एबॉर्शन हो जाता है। ओके, और उसके बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसमें लगभग 40% जो होता है वह मेल्स कपल्स की कमी के कारण होता है, और 40% जो होता है वह फीमेल्स कपल्स के कारण होता है। ठीक, और 20% जो होता है वह दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों की अक्षमताओं के कारण होता है। ओके, पुरुषों में अक्षमता का कारण उनके पेनिस का कमज़ोर होना, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है सही ढंग से नहीं कर पाना। ठीक, और दूसरा और जो है उनके स्पर्म का जो है पतला होना, और पुरुषों के सीमेन में स्पर्म की कम संख्या होने के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और स्त्रियों में प्रेग्नेंट ना होने की कुछ कारण हैं, जैसे उनके अंडाशयों या ओवरी में ओजेनेसिस का ना होना, मतलब अंडाणु का ना बनना, और उनके ओवुलेशन या फिर अंडोत्सर्ग में प्रॉब्लम्स यानी गड़बड़ियाँ। ठीक, और यूट्रिन ट्यूब एवं यूट्रस की असाधारण संरचना तथा यूट्रस और वेजाइना में इन्फेक्शन के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ओके, उसके बाद फिर अब अगली हेडिंग आती है परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक, तो आइए अब इसमें देखते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तकनीकी विधियों का आविष्कार किया जिनके प्रयोग से इनफर्टाइल कपल्स भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस विधि को सहायक प्रजनन तकनीक या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या फिर ART कहा जाता है। ओके, और परखनली शिशु भी इस तकनीकियों में से एक तकनीक है। याद रखिए, संसार में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु का जन्म स्ट्रेप्टो एवं एडवर्ड्स नामक वैज्ञानिकों के प्रयासों से 25 जुलाई 1978 ईस्वी में ब्रिटेन के उधम शहर में हुआ, और यह टेस्ट ट्यूब बेबी एक लड़की थी जिसका नाम था लुसी जोय ब्राउन। ठीक, और लुसी जोय ब्राउन ने सन 2004 में विवाह किया और नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। और लुसी जोय के जन्म के बाद से
वैज्ञानिकों ने टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु का अत्यधिक विकास किया। ओके, और इनमें दो प्रमुख तकनीक प्रक्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। नंबर 1 तकनीक है अंतःगर्भाशयी शुक्राणु निषेचन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IUI। ठीक, और IUI का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब मैरिड कपल्स में से मेल्स कपल्स जो होता है उसके सीमन में स्पर्म की संख्या कम या फिर स्पर्म जो होते हैं कमज़ोर होते हैं। ऐसी दशा में मेल कपल्स में से उनके सीमन को निकालकर सीमन में से स्पर्म को पृथक कर लेते हैं और इस स्पर्म को प्रोसेसिंग करके कैथेटर द्वारा फीमेल्स कपल्स के यूट्रस में डाल दिया जाता है। ठीक, ये स्पर्म जो है फीमेल्स के यूट्रस में तब डाला जाता है जब फीमेल्स के ओवरी में ओवम या एग्स जो होता है वह ओवुलेशन के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है मेल स्पर्म फीमेल्स के यूट्रस में डाल दिया जाता है। ओके, यदि फीमेल्स कपल्स की यूट्रस जो होती है अत्यधिक संकुचित होती है तो स्पर्म जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जो है उसके यूट्रस में नहीं पहुंच पाता। तो इसमें क्या होता है कि कैथेटर यंत्र द्वारा मेल्स के स्पर्म को फीमेल्स के यूट्रस में पहुंचा दिया जाता है। अब दूसरा हेडिंग है अंतःपात्री निषेचन या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तथा एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं। इस परखनली शिशु तकनीक को 6 चरणों में बांटा गया है। प्रत्येक मासिक चक्र में स्त्री के प्रत्येक ओवरी से या अंडाशय से एक ओवेरियन फॉलिकल या फिर अंडाशयी पुटिका का निर्माण होता है। ठीक, जिसमें से एक ओवम या फिर एक अंडाणु बनते हैं। ठीक, लेकिन परखनली शिशु तकनीक में एक साथ कई अंडाणुओं से प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि इस तकनीक की प्रक्रिया के अगले चरणों में अंडाणुओं का खराब होकर नष्ट होने की अत्यधिक संभावना होती है। इसलिए इस तकनीक के प्रथम चरण में केमिकल्स और हार्मोन्स के द्वारा स्त्री के अंडाशयों में एक साथ कई अंडाशयी पुटिकाओं के विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। इनमें क्लोमिफेन सिट्रेट या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में CC कहते हैं। ठीक, FSH तथा ह्यूमन मेनोपाउजल गोनाडोट्रोपिन तथा ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन आदि की बहुत ही नियंत्रित उपयोग किया जाता है। ओके, दूसरे चरण में अंडाशयों के पूर्ण रूप से विकसित अर्थात मेच्योर अंडाशयों की पुटिकाओं से सेकेंडरी ओसाइट या ओवम को बाहर निकालकर एक कांच की कटोरी या पेट्री डिस्क में पोषक तरल में रख देते हैं। इसके लिए पहले एक लेप्रोस्कोप नामक नलीनुमा प्रकाशिक उपकरण या फिर अल्ट्रासाउंड गाइड ट्यूब को वेजाइनल मार्ग से अंदर डाल करके ओवरी की सतह पर उभरी हुई फॉलिकल्स को छेद करके सेकेंडरी ओसाइट या फिर अंडाणु को या फिर एग्स को सक्शन फोर्स के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद उस एग्स या अंडाणु को एक पेट्री डिस्क या कांच के कटोरी में पोषक तरल में रखकर उसके बाद उसे अपने शरीर के तापमान के बराबर या फिर उसे अपने शरीर के टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर 4 से 6 घंटे तक दिया जाता है। ठीक, या तो फिर आप एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से एक मुर्गी अपने अंडे को सेती है
उसी प्रकार इस एग को 4 से 6 घंटे अपने शरीर के ताप के बराबर टेम्परेचर दिया जाता है, या फिर उसे कह सकते हैं 4 से 6 घंटे तक उसको मुर्गी के अंडे के समान उसे सेया जाता है, ठीक, या फिर इनक्यूबेशन किया जाता है। ओके, उसके बाद एक सेकेंडरी ओसाइट मेच्योर अंडाणु में विकसित हो जाती है, ठीक। उसके बाद फिर तीसरा चरण आता है। उसके बाद अंडाणुओं के टेम्परेचर समाप्त होने से पहले, मतलब जो अंडाणुओं को 4 से 6 घंटे टेम्परेचर दिया जा रहा था, उसके समाप्त होने के 2 घंटे पहले ही पुरुष को हस्तमैथुन द्वारा अपने सीमन को निकालने के लिए कहा जाता है। उसके बाद एक विशेष घोल के द्वारा सीमन को पतला करके 2 बार सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं जैसे दूध से मक्खन नहीं निकाला जाता है। आप लोग ज़रूर देखे होंगे दूध से मक्खन निकालते हुए अपने परिवार में किसी ना किसी को। ओके, ठीक उसी प्रकार जब एक विशेष प्रकार के घोल में सीमेन को मिला करके 2 बार उसे 2 बार घुमाया जाता है या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो पतला घोल होता है उसे बाहर निथार कर या फिर उसे निकाल देते हैं और बचे हुए गाढ़े घोल में स्पर्म कंसंट्रेटेड या सांद्रित होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो बचा हुआ गाढ़ा घोल है उसमें स्पर्म जो है उच्च क्वालिटी के या फिर अच्छे क्वालिटी के स्पर्म हैं, ठीक। तो बचे हुए गाढ़े घोल को एक पेट्री डिस्क या कांच की कटोरी में पोषक तरल में रख करके 45 मिनट के लिए उसे फिर से उष्मायन या फिर टेम्परेचर के लिए रख दिया जाता है, ठीक। और उसके बाद जब अंडाणुओं वाले पेट्री डिस्क में उस गाढ़े घोल या फिर कंसंट्रेटेड स्पर्म को डाल दिया जाता है, उसके बाद फिर से उसे 18 घंटे के लिए इनक्यूबेशन या फिर टेम्परेचर के लिए रख दिया जाता है, ठीक। उसके बाद अब 18 घंटे टेम्परेचर या फिर उष्मायन के दौरान एग्स और स्पर्म में अंतःपात्री निषेचन या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण हो जाता है और उस जाइगोट को निकालकर एक पेट्री डिस्क या एक कांच की कटोरी में एक ऐसे वृद्धि तरल में रख दिया जाता है जिसमें वृद्धि तत्व या फिर ग्रोथ फैक्टर घुले होते हैं। अब इस नई पेट्री डिस्क को भी टेम्परेचर या उष्मायन के लिए 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है और इसी दौरान जाइगोट में क्लीवेज या फिर विभाजन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात यह 2, 4, 8 डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाती हैं जिसे हम ब्लास्टोमर कहते हैं, ठीक। इस प्रकार विभाजन के फलस्वरूप जाइगोट प्रारंभिक दशा का एम्ब्रियो बन जाता है या फिर भ्रूण बन जाता है। ओके, उसके बाद चौथे चरण में क्या होता है कि यह 8 कोशिकीय भ्रूण को गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है ताकि यह भ्रूण गर्भाशय की दीवार में धंस करके गर्भ स्थापित कर सकें। एक विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा वृद्धि घोल से निकाल करके योनि मार्ग से या फिर वेजाइनल मार्ग से भ्रूण को यूट्रस या गर्भाशय के अगली दीवार पर पहुंचा दिया जाता है और गर्भाशय की दीवार या फिर यूट्रस वॉल में भ्रूण के पहुंचते ही उसके बाद प्लेसेंटा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद अंडाशय के कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स तथा प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण बढ़ता जाता है और इन्हीं का जांच करके गर्भधारण का पता लगाया जाता है। देखिए इस फिगर में अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्यूब को वेजाइनल मार्ग से भीतर डाल करके अंडाशयों की सतह या ओवरी की सतह पर उभरी हुई
कोशिकाओं में या फॉलिकल्स में छेद करके इनमें से सेकेंडरी ओसाइट को सक्शन फोर्स द्वारा निकाल लिया जाता है। देखिए इस फिगर में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर देखिए ये सक्शन फोर्स के द्वारा जो है सेकेंडरी ओसाइट को निकाल लिया गया है। ठीक, उसके बाद पेट्री डिस्क में पोषक तरल में रख कर अंड कोशिका या फिर जो है सेकेंडरी ओसाइट को हमारे शरीर ताप के बराबर ताप यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर उष्मायित्र या फिर इनक्यूबेटर में 4 से 6 घंटे तक इसे उष्मायन या फिर इनक्यूबेशन किया जाता है। ठीक, इस उष्मायन को या फिर इस टेम्परेचर को हम मुर्गी द्वारा अंडे को सेने के समान मान सकते हैं। ओके, देखिए ये दिखाया गया है फिगर में। ओके, देखिए कांच की कटोरी या पेट्री डिस्क है, इसमें जो है सेकेंडरी ओसाइट को रख दिया गया है सक्शन फोर्स के माध्यम से। ठीक, और इस कटोरी में पोषक तरल भी उपस्थित होते हैं जो कि सेकेंडरी ओसाइट को पोषण प्रदान करते हैं। ओके, उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट सेल्स जो होती है वह मैच्योर ओवा या फिर अंडाणुओं में बदल जाती है। ओके, उसके बाद इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या होता है, जब सेकेंडरी ओसाइट मैच्योर ओवा फिर अंडाणु में विकसित हो जाती है, उसके बाद इस कंसंट्रेटेड स्पर्म को अंडाणु वाले पेट्री डिस्क में डाल दिया जाता है या फिर मिला दिया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए कंसंट्रेटेड स्पर्म को अंडाणु वाले पेट्री डिस्क में डाला जा रहा है। ओके, और उसके बाद 18 घंटे के उष्मायन के दौरान यानी 18 घंटे टेम्परेचर देने के बाद स्पर्म और अंडाणुओं का, स्पर्म और ओवम का या फिर एग्स का अंतःपात्री निषेचन या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसके बाद फिर जो है जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखिए इस फिगर में, देखिए यहाँ पर ओवम से देखिए ये स्पर्म है और ये ओवम है। ठीक, ओवम से स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होते हुए दिखाया गया है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर जाइगोट का निर्माण हो जाता है। उसके बाद फिर जाइगोट में विभाजन प्रारंभ हो जाता है, तो 2, 4, 8 डाटर सेल्स में बढ़ जाती हैं। ठीक, जाइगोट जो होता है उसमें विभाजन होने लगता है। उसके बाद जो है जाइगोट 2, 4, 8 डाटर सेल्स में बढ़ जाती हैं। देखिए यहाँ जब ये जाइगोट जो है 8 डाटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं तो इन्हें यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओके, देखिए इस फिगर में, देखिए ये देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो को यूट्रस में पहुँचा दिया गया है। ठीक, यूट्रस की दीवार में भ्रूण के स्थापित होने के बाद ही वह शीघ्र ही प्लेसेंटा का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है। ठीक, उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया होती रहती है। ओके, अंडाणुओं के अंतःपात्री निषेचन की इस विधि के अतिरिक्त और भी विधियां हैं, आइए उसे भी जान लेते हैं। एक है ICSI विधि। ठीक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, इस विधि में माइक्रोस्कोप की सहायता से स्पर्म को पृथक करके इसे माइक्रो मैनिपुलेटर की सहायता से माइक्रो इंजेक्शन पिपेट के द्वारा अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, और दूसरा है GIFT, इसका फुल फॉर्म है गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, और इसे हिंदी में कहते हैं युग्मक का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। ओके, इस विधि में क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उपस्थित फैलोपियन नलिका में लेप्रोस्कोप के द्वारा अनिषेचित अंड कोशिका जो कि 2 होती हैं। ठीक, इस अंड कोशिका में लगभग 2 से 5 लाख स्पर्म का प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक,
यह प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित रूप से प्रयोगशाला में संपन्न करते हैं। इस विधि को सर्वप्रथम एर हेटल ने 1984 से 85 ईस्वी में विकसित किया। ओके, उसके बाद फिर अब अगला है जिफ्ट, GIFT। ठीक, इसका फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओके, और इसे हिंदी में कहते हैं युग्मनज का अंतःफेलोपियन स्थानांतरण। ओके, इस विधि में क्या होता है, प्रयोगशाला में फर्टिलाइज्ड किया हुआ या फिर निषेचित किए हुए जाइगोट को 24 घंटे के पश्चात या 24 घंटे के बाद उसे लेप्रोस्कोप के द्वारा मादा के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, और इस विधि को सर्वप्रथम डेवराफ एटल ने 1985 ईस्वी में विकसित किया। ओके ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।